दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट बैच के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के सेकंड पार्ट की। इस चैप्टर में सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंसंट्रेशन टर्म्स है। और आज के लेक्चर में आज हम कंसंट्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। और कंसंट्रेशन जो वर्ड है, जो सांद्रता जो वर्ड है, वो इस चैप्टर की, ये मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो पूरे चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अब हम बात करें जरा, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि सबसे पहले जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रहा है, एक बोतल दिखाई दे रही है। अब इस बोतल को देखेंगे तो इसके ऊपर 98% लिखा हुआ रहता है। ऐसे जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन मार्केट से खरीदने के लिए जाएंगे तो उस बोतल के ऊपर उसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन लिखी हुई होगी। जैसे इस पे लिखा हुआ है 98%। और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि विलेय और विलायक क्या होते हैं, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि इस बोतल के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की जो बोतल है इसमें 98% सल्फ्यूरिक अम्ल है सांद्रता के हिसाब से। तो इसके अंदर विलेय क्या है और विलायक क्या है, हमें पहचान करनी है विलेय की और विलायक की। तो हम जब भी बात करते हैं विलायक के बारे में, लास्ट क्लास में हमने बात करी कि ज्यादातर किताबों में और हर जगह यही लिखा हुआ होता है कि विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन आप बात करें जब एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी ने एक वर्ड भी जोड़ रखा है। हमने कहा था कि सामान्यतः। सामान्यता का मतलब होता है कि ये बात 100% जरूरी नहीं है कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसी को हम विलायक कहें। कम मात्रा वाला भी विलायक हो सकता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आपको देखने के लिए मिलेगा। आपने देखा कि 98% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि अगर टोटल विलयन 100 ग्राम है, अगर टोटल विलयन 100 ग्राम है तो इसमें से 2 ग्राम तो वाटर है और 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। अब आप इस वेट के हिसाब से देखेंगे, आप वजन के हिसाब से देखेंगे तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में है और पानी की मात्रा बहुत कम है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में साथ ही ये भी डिस्कस किया था कि ग्राम से हमें लेना देना ज्यादा नहीं रहता है, हमें लेना देना रहता है मोल के टर्म में। अगर हम मोल्स की बात करें, आगे इस लेक्चर के अंदर आज हम मोल भी समझाने वाले हैं कैसे निकलते हैं। लेकिन जब भी हम 90 ग्राम H2SO4 के मोल निकालेंगे तो 98/98 करके 1 मोल निकलेगा। लेकिन अगर जल के मोल यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे तो 2/18 आएगा, यानी कि 1/9। फिर भी मोल के टर्म में भी सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो विलायक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होगा, या विलायक क्या होगा, जल होगा। और यही लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक क्यों है जल, तो हमने कहा था कि जल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से जल एक अच्छा विलायक होता है। तो हमने देखा कि जो सांद्र विलयन होते हैं उनमें विलायक की मात्रा कम भी हो सकती है, विलेय की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है। अब हम बात करें आगे आज के लेक्चर में, और हम बात करें कि पिछले लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ध्यान से देखेंगे कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा। समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा, विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। साथ ही हमने विलेय और विलायक की पहचान पढ़ाई है, जैसी अभी आपके सामने आज भी डिस्कस किया हमने। और साथ में पढ़ाया कि सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनु विलयन होता है और एक सांद्र विलयन होता है। तनु विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और सांद्र विलयन का मतलब होता है जिसमें विलायक की मात्रा बहुत कम होती है। अब हम बात करें आगे, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सांद्रता के पद के बारे में बात करने वाले हैं। अब सांद्रता के पद में अब हम सबसे पहले जब सांद्रता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सांद्रता का मीनिंग समझ लेते हैं कि जो सांद्रता है इस शब्द का क्या मतलब है। तो जब भी सांद्रता के अर्थ की बात करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन में विलेय की मात्रा। सांद्रता शब्द का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी विलयन है आपके पास में, कोई भी विलयन भरा हुआ है, जैसे 98% अभी सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे थे, H2SO4 की बात कर रहे थे, तो इसमें विलयन में विलेय की मात्रा कितनी थी, और विलेय क्या बताया हमने, H2SO4। तो इसमें कितनी मात्रा थी विलेय की, 98 ग्राम। अब इसी मात्रा को क्या कह रहे हैं हम, सांद्रता कह रहे हैं। अगर ये सांद्रता कम होती है तो तनु विलयन हो जाएगा, अगर ये सांद्रता ज्यादा होती है, ये मात्रा ज्यादा होती है तो ये सांद्र विलयन हो जाता है। तो हमने बात करी कि सांद्रता का अर्थ होता है विलयन में विलेय की मात्रा। अब इस सांद्रता को निकालते कैसे हैं, तो सांद्रता एक शब्द में नहीं निकाली जा सकती है, एक शब्द नहीं है सांद्रता के लिए। सांद्रता एक बहुत बड़ा टर्म है। अब इसको निकालने के लिए तरह तरह की यूनिट यूज की जाती है। एक यूनिट है मोलरता, एक यूनिट है मोललता,
ऐसे ही बहुत सारी यूनिट है, मोलरता, मोललता, मोल प्रवाह, नॉर्मलता, फॉर्मलता, और पर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ऐसे करके बहुत सारी यूनिट है सांद्रता की। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सांद्रता की यूनिट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोलरता और मोललता। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे मोल प्रवाह की, साथ में बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की और आयतन प्रतिशत की। तो फिलहाल हम देखें कि सबसे पहले मोलरता क्या होती है। तो अगर हम मोलरता की बात करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसका वॉल्यूम नापे हम, जैसे घर में आप दूध लेते हैं तो अगर 1 लीटर लेंगे, अगर 1 लीटर को लेने के बाद उसमें अगर विलयन भर लेते हैं, मान लो आपके पास में कोई भी लीटर है, उस लीटर में आपने पूरा विलयन भर लिया और ये विलयन कितना है, 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा है, विलय की कितनी मात्रा है, और किसके शब्दों में, मोल के शब्दों में, तो वही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर अगर विलयन है तो उसमें विलय के मोलों की संख्या कितनी है। तो क्या होती है मोलरता, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। अब इसका जब भी फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला निकालने का सिंपल तरीका होता है कि विलय का मोल अब ऊपर रखेंगे, बटे में क्या कर देंगे, विलयन का आयतन। लेकिन क्योंकि बात हम 1 लीटर की कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, 1 लीटर की, तो ये आयतन जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, कैसे हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि 5 लीटर विलयन में 10 मोल है, 5 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल हैं, 10 मोल है। अगर आपको 1 लीटर विलयन में मोल निकालने हैं तो ये गणित का एक नियम है। अब एक नियम से आप पता कर पाएंगे कि 1 लीटर में कितने मोल होंगे। अगर 5 लीटर में 10 मोल है तो 1 लीटर में कितने होंगे, 2 मोल होंगे। तो इसका मतलब यही क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, 2 मोल प्रति लीटर। तो यही इसका मात्रक होता है, 2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मोलरता का मात्रक होता है। इससे आपको समझ में आया कि मोलरता क्या होती है। मोलरता होती है 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। अब डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला बना देते हैं। ये 2 कैसे आया, इस 10 में 2 से भाग दे दिया। ये 10 क्या था, विलय के मोल, ये 5 क्या था, विलयन का आयतन लीटर में। तो हमने मोलरता का फॉर्मूला लिखा, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। बहुत ध्यान रखेंगे इसका, क्योंकि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से बनते हैं, मोलरता से। हर साल इसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम बात करें दूसरे टर्म की, मोलरता की। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कि मोलरता क्या है और मोललता क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे केवल यूनिट की, मोल पर लीटर की और मोल पर केजी की। अब इसमें केजी की बात करते हैं, यहाँ द्रव्यमान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्यमान होता है वो विलायक का होता है। ध्यान रखेंगे, जब भी विलयन की बात होगी तो मोलरता की बात होगी, और जब भी विलायक की बात होगी तो मोललता की बात होगी। अगर हम बात करें मोललता की तो हम कहेंगे कि अगर कोई 1 किलोग्राम विलायक लिया आपने, कोई भी क्या लिया, विलायक 1 किलोग्राम लिया। ध्यान दें, मोलरता में जब भी हम बात कर रहे थे कि विलयन की बात कर रहे थे कि विलयन 1 लीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 1 किलोग्राम विलायक की बात कर रहे हैं। और 1 किलोग्राम विलायक लेकर जैसे पानी को तौल लो और पानी 1 किलो भर लो। अब पानी 1 किलो का मतलब 1 लीटर नहीं होता है। अगर आप अपने घर से भरेंगे तो वो 1 किलो 1 लीटर के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा शुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध जल की हम बात करें तो शुद्ध जल लेंगे तो उसका जो डेंसिटी होती है वो 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर ही होता है। यानी कि जल की डेंसिटी जो होती है वो किलोग्राम में लें या लीटर में लें बराबर होती है, लेकिन शुद्ध जल होता नहीं है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि 1 लीटर में अगर पानी भर लोगे तो वो 1 किलो नहीं बैठेगा, वो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मिनरल्स रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर 1 किलो विलायक, पानी को तौलकर अगर आप 1 किलो लें और 1 किलो विलायक में अगर आप विलय के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो उसी को हम मोललता कहेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, और 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। यहाँ 1 लीटर विलयन की बात होती है, यहाँ 1 केजी विलायक की बात होती है। अब बात जब द्रव्यमान की आती है, जब बात द्रव्यमान की आती है तो ताप से इसका कोई लेना देना नहीं होता। द्रव्यमान का ताप से कोई भी लेना देना नहीं होता है, और मोलरता का ताप से लेना देना होगा, क्योंकि इसमें विलयन का आयतन आ रहा है, और ताप बढ़ाने पर आप जानते हैं कि आयतन बढ़ जाता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा ही तो।
क्योंकि फैलेगी चीजें तो आयतन बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, इसीलिए मोलरता घट जाती है, लेकिन मोलरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोलरता और मोललता बहुत थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मोलरता में विलयन का आयतन होता है, मोललता में विलायक का द्रव्यमान होता है, और वो भी किसमें लेते हैं, किलोग्राम में। ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, मोलरता और मोललता से संबंधित। तो एक बार ध्यान से देखेंगे मोलरता और मोललता से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए जरा, आपके सामने ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH, क्या है, 5 ग्राम NaOH है, 250 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, और उस विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया और उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि मोलरता का फॉर्मूला क्या है। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको पता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो इसमें आपको दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो विलेय के मोल की आवश्यकता है, दूसरा विलयन के आयतन की आवश्यकता है। अभी हम मोल निकालना आज ही सीखेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में कैसे यूज होगा। तो देखिए जरा, विलेय के मोल देखेंगे तो इससे निकलेगा 5 ग्राम NaOH है, तो ये विलेय का मोल है, यहां से निकलेंगे मोल, यहां से 250 ml, ये क्या है, विलयन का आयतन है। अब इस ml को लीटर में बदलना पड़ेगा, ml को कितना में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो पाव दूध लेते हैं आप, एक पाव दूध लेते हैं, वो 250 ml होता है, लेकिन जनरली लोग उसे गांव में 250 ग्राम बोल देते हैं। तो वो 250 ग्राम की बात नहीं कर रहे, वो 250 ml होता है। कितना दूध लेते हैं आप, 250 ml। अच्छा, एक पौवा जो होता है वो 1 लीटर को बनना है तो कितने डालने पड़ेंगे, उसमें 4 डालने पड़ेंगे, यानी कि ये 1/4 पार्ट है लीटर का, यानी कि 1/4 लीटर ही हो जाता है। यानी कि अगर हम इसमें अगर 1000 से भाग दे देते हैं तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ml को अगर लीटर में बदलना होता है तो आपको 1000 से भाग करना होता है, ml को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना होता है। कैसे आप याद रखेंगे, कैसे हमें याद रहेगा बहुत दिनों तक, तो सिंपल सी बात होती है, अगर जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। अब आपको पता ही है कि ml बड़े होते हैं कि लीटर बड़े होते हैं। लीटर आपने देखा खूब बड़ा होता है, और ml की जो रेंज आती है वो कितनी छोटी छोटी सी होती है। तो ml एक छोटी सी यूनिट है और लीटर एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग कर देंगे। ml को लीटर में कैसे बदला जाता है, 1000 से भाग करके। तो कितना लीटर हो गया, 1/4 लीटर। अगर हम विलेय के मोल की निकालने की बात करें कि विलेय के मोल कितने हैं, तो विलेय के मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल, भार बटे अड़वार। तो इसका भार कितना है, 5 ग्राम। विलेय के मोल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, पहले भार, भार कितना है 5 ग्राम, बटे अड़वार कितना है इसका। तो अड़वार कैसे निकाला जाता है, हर एक एलिमेंट का अपना अड़वार फिक्स होता है। अभी हम आज ही की क्लास में अभी मोल निकालने की भी बात करेंगे। तो NaOH का, NaOH की वैल्यू कितनी है, 23 इसका भार होता है, O का 16 होता है और H का 1 होता है। तो टोटल मिलाया जाए तो ये 40 बैठता है। तो आपने देखा कि 5 ग्राम था, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 40। ये हो गए मोल विलेय के। और विलयन का आयतन कितना हो गया, 1/4 लीटर। तो दो चीजें आपको पता चली, विलेय के मोल और विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल कितने हैं, विलेय के मोल कितने थे, 5/40, और बटे विलयन का आयतन कितना था, विलयन का आयतन है 1/4 लीटर। अब इसका मतलब भाग की भिन्न नहीं, भाग की भिन्न कैसे करते हो सॉल्व, 5/40 में भाग देना है 1/4 का। कैसे सॉल्व करते हैं, 5/40, इस भाग की भिन्न को गुणा में बदलते हैं और साथ में इसको पलट देते हैं, तो 4/1। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20/40, यानी कि 0.5 आ जाएगा, 1/2, आधा मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो इतने आसान से क्वेश्चन आपके सामने आपको मिलते हैं। अब हम आगे बात करें मोललता की। एक टर्म है मोललता, मोलरता के बाद आगे टर्म है मोललता। तो मोललता कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होता है कि 5 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। यहाँ पर विलायक के द्रव्यमान की बात करी है, ये 250 ग्राम जल की बात करी है, तो सेम आंसर आने वाला है। केवल इतना अंतर था पिछले क्वेश्चन में कि वहां 250 ml विलयन था और यहाँ 250 ग्राम जल है। तो जब विलायक की बात करें, जब विलायक की बात करते हैं तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 किलो। तो 1/4 किलो
तो अब इस फॉर्मूले में लगाएंगे मोललता वाले में, तो मोललता का फॉर्मूला वही, तो मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान किसमें निकालना है, केजी में। तो केजी में कितना है, 1/4। अभी 5 ग्राम NaOH के मोल निकाले थे आपने, 5/40 आए थे, तो यहाँ पर सेम रख देंगे 5/40 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, 1/4, तो सेम आंसर 0.5। तो ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, यही इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करें मोलरता को जब व्यक्त करते हैं तो बड़ी एम से बात करते हैं। अगर हमें शॉर्ट में लिखता है, अगर 0.5 बड़ी एम लिख दे तो बड़ी एम का मतलब होता है मोलरता, और छोटी एम लिख दे 0.5 छोटी एम लिख दे तो इसका मतलब होता है मोलरता। तो जब भी कहीं ऐसा लिखा आ जाए कि 0.5 एम बड़ी एम, तो इसका मतलब समझना कि विलियन कितना है, 1 लीटर विलियन है, कितना है विलियन, 1 लीटर, और 0.5 मोल विलेय है, और विलेय यहाँ पे क्या है, NaOH है। तो इसका मतलब ये हो गया। और मोललता में अगर लिखा जाए 0.5 स्मॉल एम लिखा जाए तो इसका मतलब समझेंगे कि 1 किलोग्राम तो जल है, विलायक है, और साथ में 0.5 मोल इसमें क्या डाला हुआ है, NaOH डाला हुआ है। इस तरीके से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि मोलरता का क्या मतलब होता है और मोललता का क्या मतलब होता है। इससे हमने आपको समझाया कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, मोलरता और मोललता में अंतर क्या होता है। तो हमने कहा मोलरता में ताप का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें द्रव्यमान की बात हो रही है और इसमें आयतन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ताप का प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करें मोल निकालने की, तो मोल कैसे निकालते हैं। तो जरा मोल निकालने की अगर हम बात करते हैं, तो मोल निकालने के लिए आपको भार पता होना चाहिए और अड़वार पता होना चाहिए। और अड़वार कैसे निकालते हैं हम, तो अड़वार को ध्यान से देखें कि सबके लिए अड़वार दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का अड़वार 1 होता है, हाइड्रोजन का अड़वार 1 होता है और कहीं पे H2 लिखा है, तो कैसे निकालें इसका अड़वार। तो हाइड्रोजन का अड़वार कितना है, 1, तो H2 का कितना हो जाएगा, 1 + 1 बराबर कितनी, 2। आप इनको याद करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसके साथ लिखा होता है कि इनके अड़वार निम्न है, ऐसे एलिमेंट के अड़वार दे रखे होते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो H2 लिखा है तो 2 H है, तो 2 H को 1 और 1 जोड़कर 2 हो गया। अगर ऐसे ही कहीं पर H2 लिखा है तो H2O का अड़वार कितना होगा, H2O का अड़वार कितना हो जाएगा, 1 + 1, 2 H के 2 हो गए, प्लस O का कितना है, ऑक्सीजन का देखो जरा 16 है, तो इसमें 16 जोड़ा कितना हो गया, 18। ऐसे ही यूरिया का अड़वार आपको निकालना है तो NH2CONH2, तो यूरिया का अड़वार अगर आप निकालेंगे तो इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो नाइट्रोजन का कितना है, 14, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2, अभी बताए, H2 का कितना हो गया, 2, C का कितना है, 12, C का कितना है, 12, प्लस O का कितना है, 16, प्लस नाइट्रोजन का कितना है, 14, और 2 H का 2। तो इस तरीके से इन सभी को जोड़ देंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 इसका यूरिया का अड़वार होता है। अगर हम बात करें कि अगर इससे मोल निकालने हैं, आपको क्या निकालने हैं, मोल, तो मोल निकालने के लिए जैसे से कह दिया जाए 20 ग्राम यूरिया के मोल निकालो, यूरिया कितना है, 20 ग्राम, और इसके मोल निकालने हैं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू भार बटे अड़वार, मोल इज इक्वल टू क्या करेंगे, भार बटे अड़वार। भार कितना है इसका, 20, अड़वार कितना है इसका, यूरिया का अड़वार अभी कितना निकाला, 60, तो 20/60 इसके मोल आ गए। तो आपने देखा कि मोलरता और मोललता निकालने में केवल एक ही दिक्कत आती है, वो मोल निकालने की है। तो मोल निकालना देखो कितना आसान है, अगर आपको अड़वार पता है, किसी भी एलिमेंट का अड़वार अगर आपको पता है तो उसके मोल निकालना बहुत आसान है, उसके भार में अड़वार से भाग दीजिए तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। अगर मोल निकालना ही सबसे बड़ी बात थी, बाकी तो मोलरता और मोललता में आयतन से भाग दे देना है और द्रव्यमान से भाग दे देना है। तो वही हमने कहा कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे जरूर क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर के अंदर आगे जितनी भी बातें होंगी वो इसी टॉपिक से महत्वपूर्ण है, मोलरता और मोललता, क्योंकि इन्हीं का यूज होगा। अगर आपने पहले कभी भी विलियन चैप्टर को देखा है तो उसमें अणुसंख्य गुणधर्म नाम से एक हेडिंग है, अणुसंख्य गुणधर्म में 2 चीजें जरूर आती हैं, एक तो मोलरता का प्रयोग होता है और एक मोललता का प्रयोग होता है। जब पराशर दाब की बात करते हैं तो पराशर दाब निकालने के लिए मोलरता का प्रयोग होता है, और जब भी हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की बात करते हैं तो मोललता का प्रयोग होता है। तो इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाली हैं। तो फिलहाल हमने बहुत सारे आपके सामने अड़वार लिख रखे हैं, आप इनको याद भी कर सकते हैं, याद करने के लिए ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक
भी बता रखी है। शॉर्ट ट्रिक से आप लोग इनको देख सकते हैं। तो एक बार आगे के टॉपिक की बात करें, अगर हम मोलरता की बात करें कि मोलरता और मोललता, तो दोनों में अंतर हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें मोल प्रवाज की। किसकी बात करें? मोल प्रवाज की। सांद्रता के और भी पद हैं, तो बात कर रहे हैं मोल प्रवाज। तो मोल प्रवाज क्या होता है? तो आप शब्द आपके सामने प्रवाज लिख रखा है, तो प्रवाज का मतलब होता है हिस्सा। प्रवाज का मतलब क्या होता है? हिस्सा। कौन सा हिस्सा? जैसे हमने कोई पदार्थ ले लिया, उसके 4 हिस्से किए। उसके कितने हिस्से किए? 4। अब उस 4 हिस्सों में से एक हिस्से की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, कुल हिस्से कितने हैं वो यहां पर लिख देंगे, और जितने भी हिस्से की, एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है तो एक हिस्सा ऊपर लिख देंगे। तो कितने हिस्से कुल हैं? 4, और एक हिस्से की वैल्यू निकालनी है तो 1/4। ये तो हो गया प्रवाज का मतलब, ये हो गया भिन्न का मतलब। मोल प्रवाज में प्रवाज का मतलब हो गया। अब बात हम मोल प्रवाज की कर ही रहे हैं, तो मोल प्रवाज की जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसमें मोल का टर्म आएगा। इसमें किसका टर्म आएगा? मोल। तो मोलों का भाग, क्या कहलाता है? मोल प्रवाज। विलयन में विलय और विलायक के मोलों का हिस्सा जो होता है, विलयन में विलय या विलायक के मोलों का जो भाग होता है, उसी को हम मोल प्रवाज कहते हैं। कैसे हम विलयन का मोल प्रवाज कैसे बता सकते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अगर हमें आपके सामने विलय का मोल प्रवाज लिखना है, विलय का मोल प्रवाज निकालना है, तो हमने कहा विलय के मोल प्रवाज के लिए आपको क्या करना है? कुल हिस्से यानी कि कुल मोल आपको बट्टे में रखने हैं। क्या रखना है? कुल मोल बट्टे में रखने हैं, और ऊपर रखना है विलय के मोल। ऊपर क्या रखना है? विलय के मोल। जिसका मोल प्रवाज निकालना है, जिसके हिस्से की बात कर रहे हैं, उसके मोल ऊपर रखने हैं, अपॉन में क्या रखना है? कुल मोल। अगर हम बात करें विलायक के मोल, तो विलायक का मोल प्रवाज अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप बता सकते हैं कि आपको केवल कितना चेंज करना है? कुल मोल नीचे रखने हैं, विलायक के मोल ऊपर रखना है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं विलय का मोल प्रवाज और विलायक का मोल प्रवाज जोड़ दें तो इसका आंसर 1 आता है। अगर हम बात करें कि दोनों को जोड़ दें, या इसको काई से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रवाज को, तो काई ऑफ विलय अगर ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है विलय का मोल प्रवाज। कैसे पढ़ेंगे इसको? विलय का मोल प्रवाज। तो इसको और इसको जोड़ दें, काई ऑफ विलायक को जोड़ दें, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका मात्रक क्या है मोल प्रवाज का, तो मोल प्रवाज का मात्रक होता है, क्या होता है आप बताएं जरा देख के। तो ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल से मोल घट जाएगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। मोलरता का मात्रक हमने बताया मोल बटे लीटर, मोललता का मतलब बताया मोल बटे केजी। इसको हमने दिखाया बड़ी एम से, इसको हमने दिखाया मोललता को स्मॉल एम से। इसको किसी से भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हिस्सा है, प्रवाज है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता, भिन्न का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब हम बात करें कि द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत क्या है। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि 5 ग्राम कोई पदार्थ है और उसको हमने डाल दिया है 100, पूरा टोटल विलयन है 100 ग्राम। टोटल विलयन कितना है? 100 ग्राम, यानी 95 ग्राम उसमें विलायक होगा। 5 ग्राम कोई भी चीज है विलय है, उसको हमने 95 ग्राम विलायक के अंदर डाल दिया तो 100 ग्राम विलयन हो गया। तो अगर इसको हम टोटल देखें तो टोटल 100 ग्राम विलयन में विलय के जो भार है वो कितना है? 5 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपके नंबर आए 100 में से 25, तो 100 में से 25 नंबर आए तो इसके परसेंटेज अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हम 25/100 ऐसे लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 का, तो कितना परसेंटेज निकल आएगा? 25%। तो इसी तरीके से द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो विलयन की जो मात्रा है, जो विलयन का द्रव्यमान है, उसको अपॉन में रखेंगे और जिसके भी परसेंटेज गुणा करना है 100 का, और जिसकी भी परसेंटेज निकालनी हो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, उसके द्रव्यमान को ऊपर रख देंगे। विलय या विलायक का द्रव्यमान ऊपर में रख देंगे तो गुणा कर देंगे 100 का। अगर आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो आयतन प्रतिशत भी ऐसे ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? विलय का आयतन रखेंगे, अपॉन में कुल आयतन रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का। बस यहाँ पर द्रव्यमान रखना होता है और यहाँ पर आयतन रखना होता है। इतना सा अंतर है इन दोनों ही चीजों में, द्रव्यमान प्रतिशत में और आयतन प्रतिशत में।
महत्वपूर्ण बात क्या है। क्या ये जरूरी टर्म है? तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप मोलरता के सवाल को देखेंगे, अगर एग्जाम में थोड़ा सा कठिन सवाल अगर वो बनाएगा तो क्या कर सकता है वो, द्रव्यमान प्रतिशत का यूज कर लेगा। उसमें कैसे यूज करेगा? उसने कहा कि 20% W/W NaOH का जलीय विलयन। अब इस विलयन की मोलरता अगर आपको ज्ञात करनी है, अगर इस विलयन की क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वीडियो अलग से लेके आएंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा अगर बता देते हैं तो क्या है इसका मतलब, तो समझिए जरा। 20% W/W का मतलब क्या है? ये द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। द्रव्यमान प्रतिशत का हमने बताया कि टोटल विलयन कितना रहा होगा, 100 ग्राम रहा होगा। उसमें से कितने परसेंट दे रखा है? 20%। तो 20% का मतलब 20 ग्राम NaOH है। प्रतिशत का मतलब जानते हैं, पर 100 पर भाग होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? पर 100 का भाग। तो 20% का मतलब हो गया 100 ग्राम अगर विलयन है तो उसमें से 20 ग्राम क्या होगा? विलय होगा। तो इस डाटा से आप मोलरता की वैल्यू निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने बात करी सांद्रता की पदों की, सांद्रता के पद में हमने बात करी मोलरता की, मोललता की, मोल प्रवाह की, द्रव्यमान प्रतिशत की और आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आएंगे और बात करेंगे विलयन के प्रकार की, जिसमें हम बात करेंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, विलेयता, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। और अगर आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, इस बैच से जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट तक हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना समझा देंगे कि पेपर की औकात नहीं है कि आपको परेशान कर जाए। पेपर की औकात ही नहीं कि आपको परेशान करे बिल्कुल भी, क्योंकि हमने जो भी डीप था, गहराई थी जितनी भी टॉपिक्स में, उस गहराई को यूज कर लिया है। कोई भी बात ऐसी छोड़ेंगे नहीं आपके लिए जो एग्जाम में आपको परेशान कर जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए लोगों के पास में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, क्योंकि लोगों को फायदा होगा तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर आपने शेयर किया और आपकी वजह से किसी को फायदा मिल गया है तो आपके अंदर भी संतुष्टि आएगी। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू।